करते हैं आज का थीम एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है टॉप कोर्ट इशूज नोटिस टू स्टेट्स सेंटर ऑन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक कंटेक्स्ट ऑफ दिस न्यूज़, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, दैट वाज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, उन्होंने इशू किया है नोटिस टू ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन ग्रांटिंग असेंट टू द स्टेट बिल्स। सो की हाइलाइट्स क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात की जा रही है। द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू sought clarity via Article 143 presidential reference on the role and discretion of president and governors in the bill assent। तो ये आर्टिकल 143 को आपको ध्यान देना है। उसके साथ साथ आपको पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट, कि अगर स्टेट असेंबली से कोई बिल पास होता है, गवर्नर के पास असेंट पे जाता है और गवर्नर जो है उस बिल को रखता है फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट, तो प्रेसिडेंट के पास उसकी क्या पावर्स हैं। ये आपको एम लक्ष्मीकांत में जो चैप्टर है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, उससे रिलेट करके आपको स्टेट लेजिस्लेचर, ये 3 चैप्टर्स आ जाते हैं जिसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसे कंसेप्चुअल बेसिस पे UPSC ज़रूर पूछेगा। सो बी अवेयर। SC का क्या कंसर्न है? दैट द इशू अफेक्ट्स ऑल स्टेट, दस SC इज़ टेकिंग अ पैन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू। स्टेट का क्या रिस्पॉन्स है? बेसिकली तमिलनाडु ने हाईलाइट किया अबाउट द गवर्नर्स डिले इन असेंटिंग द बिल्स एंड रेफर्ड टू सुप्रीम कोर्ट्स April 8 जजमेंट ऑन द सेम। केरला ने भी रेज किया है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है? बेसिकली CJI गवाई ने असर्ट किया है दैट द इशू इन्वॉल्व्स फेडरल स्ट्रक्चर एंड इज़ नॉट कन्फाइंड टू ओनली फ्यू स्टेट्स। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का व्यू है। आप देख लेते हैं कि UPSC के बेसिस पे रेलेवेंस क्या है इसका। सबसे पहला आपका ये पॉलिटी में आ जाता है फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है मैंने, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड असेंट टू द बिल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके UPSC प्रिपरेशन में। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, इस एस्पेक्ट में आप आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन कम्स जुडिशियल रिव्यू एंड आर्टिकल 143। अब प्रॉबेबल क्वेश्चन इसमें कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले मेंस में ऐसे आ सकता है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द गवर्नर्स इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, हाउ डज जुडिशियल इंटरवेंशन हेल्प क्लैरिफाई देयर पावर्स। प्रीलिम्स में ऐसे आ सकता है, विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट सीक सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन द लीगल इश्यूज, सो इट इज़ आर्टिकल 143। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस अब UPSC नहीं पूछ रहा है, वो कंसेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसीलिए आपको जो गवर्नर का असेंट, गवर्नर की पावर्स है विथ रिस्पेक्ट टू असेंट टू द बिल्स, स्टेट बिल्स, और अगर ये बिल्स जो हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए रखे जाते हैं, तो प्रेसिडेंट को कितने समय में उसको पास करना होता है या कोई वीटो पास करना होता है। ठीक है, देयर आर टाइप्स ऑफ वीटोज़, ये भी आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्या फर्दर एक्शन गवर्नमेंट ले सकता है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा इस कंटेक्स्ट में। अब मेंस के बेसिस पे मैं आपको बता दूं कि क्योंकि डिले हो रहा है असेंट देने में बाय दी गवर्नर्स, तो एक पॉइंट आ जाता है कि उसकी वजह से स्टेट पॉलिसीज़, लॉज एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। सो उस बेसिस में आपको बैलेंस करके एक आंसर राइटिंग भी करनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ विन बिग अर्न बिग, दिल्ली रोल्स आउट रिकॉर्ड रिवॉर्ड्स फॉर मेडल विनिंग एथलीट्स। अब इसमें देख लेते हैं इसका कंटेक्स्ट क्या है। सो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बता दूं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है न्यू स्पोर्ट्स प्रमोशन पॉलिसी टाइटल्ड मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना टू इंसेंटिवाइज मेडल विनिंग एथलीट्स। की फीचर्स क्या है इस स्कीम के? सबसे पहले इट इज़ एप्लीकेबल टू एथलीट्स फ्रॉम दिल्ली विनिंग मेडल्स इन ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, देन एशियन, पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, नेशनल और पैरा नेशनल गेम्स। तो ये जो हैं ये इसके की फीचर्स हैं ऑफ द स्कीम।
आप इसको एक बार देख लीजिए। अब कैश रिवॉर्ड्स क्या क्या हैं इसमें दिए गए हैं। पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स के लिए जो गोल्ड अगर कोई लाएगा तो उसको 7 करोड़ का प्राइज़ है, सिल्वर के लिए 5 करोड़ का प्राइज़ है, ब्रॉन्ज़ के लिए 3 करोड़ का प्राइज़ है। देन एशियन गेम्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 3 करोड़ का प्राइज़ है गोल्ड में, 1 करोड़ सिल्वर में एंड 1 करोड़ ब्रॉन्ज़ में। CWG में कॉमनवेल्थ गेम्स में यानी 2 करोड़ का प्राइज़ है, देन सिल्वर में 1.5 करोड़ का प्राइज़ है एंड ब्रॉन्ज में 1 करोड़ का प्राइज़ है। नेशनल गेम्स में 11 लाख रुपीज़ है, 7 लाख है एंड 3 लाख है। इस तरीके से ये गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज में बाइफर्केशन है ऑफ द प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स विच विल बी गिवन। अब ये लाया क्यों जा रहा है? ये लाया बेसिकली इसलिए जा रहा है ताकि एफिशिएंट जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको प्रमोट किया जा सके, नॉट ओनली मेंटली बट इकोनॉमिकली एज वेल, because economical upliftment of the sports person in this field, in this department, the sports department is very much important. हम जानते हैं कि जो हमारा खेल डिपार्टमेंट है, खेल का जो एरिया है यानी स्पोर्ट्स एरिया जो है वो कितना पीछे है। परफॉर्मेंस भी हम देख सकते हैं, सिर्फ गिने चुने एथलीट्स हैं, गिने चुने प्लेयर्स हैं जो कि एक वेल परफॉर्मेंस देते हैं और गोल्ड या सिल्वर तक पहुंच पाते हैं इन ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एक्सेट्रा। उसके अलावा और क्या होगा, यहाँ पर जॉब में रिजर्वेशन भी मिलेगा फॉर ग्रेड ए पोस्ट, जो कि ओलंपिक और एशियन गेम्स में अगर गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट हैं उनके लिए ग्रेड ए पोस्ट रहेगी। फॉर ओलंपिक ब्रॉन्ज, दैट इज़ ओलंपिक ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड एंड सिल्वर एंड पैरा एशियन गोल्ड, ग्रेड बी पोस्ट रहेगी। ग्रेड सी पोस्ट रहेगी फॉर ऑल अदर मेडलिस्ट। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट का भी यहाँ पर प्लान है जिसमें ट्रेनिंग असिस्टेंस दिया जाएगा of around rupees 5 lakh for all national or state athletes. Elite athlete support up to rupees 20 lakh, that is and उसमें से जो है 10 लाख का जो रहेगा that would be for health. Event expenses जो रहेंगे rupees 2 lakh for travel, stay and nutrition etc. ये इवेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो दिए जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनकर किए जाएंगे। अब यूपीएससी के बेसिस पे रेलेवेंस अगर मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, वेलफेयर स्कीम्स हो गया फॉर वल्नरेबल सेक्शन या स्पोर्ट्स पीपल हो गए, उससे ये रिलेट करता है। दूसरा जीएस पेपर 4 में एथिक्स में रिकॉग्निशन फॉर एक्सेलेंस, मोटिवेशन, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक लाइफ आ जाता है। और तीसरा जो है ऐसे और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं अबाउट द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसमें डेवलपमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, ठीक है, उससे रिलेट करके पूछ सकते हैं। तीसरा रोल ऑफ स्टेट एंड टैलेंट प्रमोशन, क्या रोल है स्टेट का, तो इस तरीके के जो हैं वो यूपीएससी से रिलेट करके आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है गोवा गवर्नमेंट टू फाइल कंटेम्प्ट प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट कर्नाटक ओवर महादेई रिवर वाटर डाइवर्शन, सीएम। अब मैं आपको इसके अगर बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर जो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, उन्होंने अनाउंस किया दैट गोवा विल फाइल अ कंटेम्प्ट पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट कर्नाटक फॉर डाइवर्टिंग महादेई रिवर वाटर एलिडली इन वायलेशन ऑफ लीगल एंड ट्रिब्यूनल डायरेक्शंस। अच्छा, आपको ये मैप पे मार्क कर लेना है कि महादेई रिवर, या आप मैप पे मार्क कर सकते हो या तो आप नोट्स में लिख सकते हो या मैप बना सकते हो अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में, कि महादेई रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से है, वेस्टर्न घाट से है, ईस्टर्न घाट से है, या किस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। अब बैकग्राउंड ऑफ द डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो रिवर इन फोकस महादेई रिवर है, जिन्हें मांडोवी रिवर भी कहा जाता है गोवा में। स्टेट्स जो इन्वॉल्व हैं दैट आर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दे ऑल आर रिपेरियन स्टेट्स। कोर इशू है अबाउट द शेयरिंग ऑफ महादेई रिवर वाटर्स। If we talk about the tribunal setup, तो center had constituted a tribunal to resolve the dispute. The decision was challenged by all three states in Supreme Court and the matter is sub judice. Recent developments क्या हैं that गोवा ने accuse किया है कर्नाटक of illegal diversional activities from the river. CM Sawant emphasized that Karnataka's actions fall within their jurisdiction, making it difficult to prevent them directly. So Goa has met Union Minister Bhupendra Yadav and is preparing for contempt petition in Supreme Court. अब मैं अगर आपको इसके रिलेवेंस विद यूपीएससी बताऊँ तो सबसे पहला इंटर स्टेट रिलेशंस आ जाता है, दूसरा सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन आ जाता है, तीसरा ट्रिब्यूनल्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आ जाता है।
सो ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, महादेई रिवर ओरिजिनेट्स इन विच स्टेट? इट्स ओरिजिनेट्स इन कर्नाटक। सो ओरिजिन आप देख लीजिएगा कि कहाँ है, और उसके साथ साथ सिर्फ स्टेट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस हिल या माउंटेन से इसका ओरिजिन है। एग्जैक्ट ओरिजिन जो है वो आपको पता होना चाहिए। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट आपका जीएस पेपर 3 में आ जाता है। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस तो मैं नहीं कहूँगी, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट रहता है उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके मेंस में। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, सी एज आई सेड यू, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आया ही है, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैकेनिज्म्स अवेलेबल फॉर रिजॉल्विंग इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट्स इन इंडिया, इलस्ट्रेट विथ सॉरी दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, बट यूपीएससी कभी भी ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा। ये गलती से मेरी टीम ने इसे कर दिया है, इसे इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पंजाब कैबिनेट ओकेज अमेंडमेंट्स टू इट्स लैंड पूलिंग पॉलिसी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या है ये बताना चाहिए, फिर हम बात करेंगे कि इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लैंड पूलिंग बेसिकली एक मैकेनिज्म है जहाँ पर लैंड ओनर्स वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते हैं टू देयर लैंड टू अ कॉमन पूल फॉर अर्बन डेवलपमेंट। They voluntarily contribute their land to a common pool for a urban development. So after infrastructure is developed, a portion of the developed land is returned to original owners, while rest is used for public amenities or sold to fund development. अब पंजाब ने अमेंड किया है लैंड पूल पॉलिसी, जिसके की हाइलाइट्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसका कंटेक्स्ट क्या है, बट पंजाब कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू एग्जिस्टिंग लैंड पूलिंग पॉलिसी। CM Bhagwat Mann defended the policy against opposition criticism, calling it a pro-farmer or historic. Provisions for farmers क्या है, farmers can continue farming until urban development starts. Will receive rupees 50,000 per acre as interim compensation. यानी ये शुरुआती compensation rupees 50,000 की रिसीव होगी per acre. दूसरा, once government takes possession, rupees 1 lakh per acre annual compensation would be received. Then if development takes over, 10% increment in 1 lakh rupees annually would be given. Amendments were made based on farmers' suggestions. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? It is to ensure fair compensation and avoid forcible accusation. दूसरा है promote participatory urban development, reduce litigation and farmer resilience. अब यूपीएससी के रेलेवेंस में मैं अगर आपसे बताऊं तो जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी से रिलेट कर जाता है ये। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड फार्मर वेलफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड लैंड रिफॉर्म से रिलेट कर जाता है ये। अच्छा, उसके अलावा जो लैंड पूलिंग है उस पर आप थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट गेन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल लैंड एक्विजिशन विद रेफरेंस टू रीसेंट अमेंडमेंट्स इन पंजाब। प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि लैंड पूलिंग जो टर्म है वो किस चीज़ से रिलेट करता है। सो इट रिलेट्स टू वॉलंटरी लैंड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर अर्बन डेवलपमेंट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लैंड पूलिंग जो है, आप इस टर्म को याद रखिएगा, मैंने इसीलिए न्यूज़ कवर की है बिकॉज दिस टर्म इज़ कंसेप्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर, ठीक है। और उसके अलावा आप ये भी पता कर लीजिएगा कि रिसेंट में सेंट्रल लॉज क्या हैं इसके ऊपर, या स्टेट लॉज क्या हैं, और उसके अलावा ये कौन से लिस्ट में आता है। 3 लिस्ट होती है ना, स्टेट, सेंट्रल एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो उनमें से कौन से लिस्ट में ये आता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम द एडिटोरियल, चाइना इंडिया एंड द कॉन्फ्लिक्ट ओवर बुद्धिज़्म। अब मैं आपको इसका बेसिक कंटेक्स्ट बता दूं। सबसे पहले ये जो है बुद्धिज़्म के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना और इंडिया में,
एंड ओवर द दलाई लामा कंसेप्ट, तो उसके ऊपर है ये। अब मैं इसके की पॉइंट्स बताती हूँ कि इस एडिटोरियल में क्या बताया गया है। सो इट इज़ अबाउट द कल्चरल डिप्लोमेसी एंड बुद्धिज़्म। इंडिया इज़ लेवरेजिंग बुद्धिज़्म फॉर सॉफ्ट पावर, especially in Southeast Asia. China is countering this by asserting its control over the Tibetan Buddhism and Dalai Lama's succession. अभी रिसेंट में मैंने अपने वीडियो में कवर अप किया है जहाँ पर चाइना ने वॉर्न किया था इंडिया को ओवर दलाई लामाज सक्सेशन के केस में, अगर इंडिया इंटरफेयर करता है सो उस केस में चाइना ने वॉर्न किया था। तो चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है? तो ये जो चाइना है ये प्रमोट करता है लिविंग बुद्धा सर्टिफिकेशन के कंसेप्ट को टू कंट्रोल द मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस। और टारगेट जो है इनका तिब्बतन बुद्धिज़्म है टू लेजिटिमाइज इट्स पॉलिटिकल कंट्रोल। सपोर्ट्स बुद्धिस्ट सेंटर्स, एग्जाम्पल लुम्बिनी इन नेपाल। लुम्बिनी हिस्टोरिकली एक फेमस प्लेस है। किससे रिलेट करता है ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर लुम्बिनी का नाम आए, हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंस रोल करता है, मेडिवल हिस्ट्री में ये इम्पॉर्टेंट प्लेस है। मार्क इट डाउन और इसको आप ढूंढिएगा कि बुद्धिज़्म में हिस्टोरिकली क्या रोल है लुम्बिनी का, और ये क्यों सपोर्ट कर रहा है चाइना लुम्बिनी को? टू डाइल्यूट इंडियाज़ इन्फ्लुएंस। अब इंडिया का क्या रोल है इसमें? होस्ट द दलाई लामा एंड तिब्बतन एग्जाइल गवर्नमेंट सिंस 1959, प्रमोट स्पिरिचुअल टूरिज्म एंड बुद्धिस्ट हेरिटेज, एग्जाम्पल बोध गया। रिसेंटली री एंगेज डिप्लोमेटिकली इन बुद्धिस्ट लीडरशिप, उसकी वजह से चेतावनी दी गई थी। हिमालयाज एज द न्यू फ्रंटियर, सो रीजन हैज़ बिकम जियोपॉलिटिकल एंड कल्चरल फ्लैश पॉइंट्स। इंडियाज़ बुद्धिस्ट आउटरीच इन अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड नेपाल चैलेंजेस चाइनीज़ नैरेटिव्स। अब दूसरा यहाँ पर बात हो रही है अबाउट द सक्सेशन ऑफ दलाई लामा। सो चाइना वॉन्ट्स टू अपॉइंट अ सक्सेसर थ्रू स्टेट इन्फ्लुएंस, यानी कि स्टेट इन्फ्लुएंस का यूज़ करके वो एक सक्सेसर अपॉइंट करना चाहता है। सो इंडिया में अपोज दिस, लीडिंग टू इंटेंसिफाइड ग्लोबल एंड रीजनल टेंशंस। इंटरनल बुद्धिस्ट डिस्प्यूट्स, द कर्मप्पा schemism and within Tibetan Buddhism has weakened unity and India's strategy leverage. ये टर्म पे आप ध्यान दीजिएगा, कर्मप्पा स्किज्म। अब मैं आपको इसका रिलेवेंस बता दूँ विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। सबसे पहले तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म चैप्टर आप जाता है, ठीक है। दूसरा आप मेंस के कंटेक्स्ट में, थोड़ा ब्रॉडर कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो अभी जो सक्सेशन पे जो इशू चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, वो भी कवर अप होता है इसमें। सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया के इंटरफेरेंस से या नॉन इंटरफेरेंस से क्या इफेक्ट पड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के कंसेप्ट में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ इज़ इट जियोपॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट? इंडिया क्यों अपना इन्फ्लुएंस इन एरियाज में बढ़ाना चाहता है? डेफिनेटली क्योंकि उसको जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनका एक्सेस चाहिए, क्योंकि वो एक फिल्दी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई। अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सबसे पहला ऐसे आ सकता है, हाउ इज़ बुद्धिज़्म बिकमिंग जियोपॉलिटिकल टूल इन इंडिया चाइना रिलेशंस। दूसरा ऐसे आ सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ सॉफ्ट पावर इन इंडियाज़ बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी एंड चाइनाज काउंटर एफर्ट्स। तीसरा ऐसे आ सकता है, एनालाइज द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज इन इंडिया चाइना रिलीजियस एंड कल्चरल टेंशंस। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द रियलिटीज़ बिहाइंड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट ऑफ रिमोट वर्क। The article critically examines the long-term impact of remote work, which surged during the COVID-19 pandemic, highlighting both its promises and pitfalls. While initially praised for flexibility and productivity gains, the model has exposed deeper challenges. Studies by institutions like the ILO, that is International Labour Organization, and World Bank reveal stark inequalities.
remote work is largely limited to high income educated professionals, leaving informal and low income workers behind. तो बेसिकली रिमोट वर्क जो है वो लार्जली जो इन्फ्लुएंस है जिनका वो हाई इनकम और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स के लिए है, लो इनकम और इनफॉर्मल प्रोफेशनल्स के लिए उतना नहीं है. उसके अलावा जेंडर डिस्पैरिटीज़ भी देखी गई हैं. जिसमें रिमोट वर्क जो है it has benefited women at to some extent, but it often reinforces traditional gender roles, like increasing their unpaid care responsibility. Health concerns have emerged, including physical strain, isolation, and mental stress. So the editorial basically discusses about how countries vary in adopting the hybrid or remote setups. For example, South Korea and Japan saw quick reversals back to office culture, while US and parts of Europe are exploring the hybrid models. So developing nations face infrastructural hurdles like digital divides, making universal adaptations uneven. Importantly, remote work risk eroding employers' accountability and blurring work-life boundaries, prompting questions about productivity, surveillance, and fair compensation. क्योंकि fair compensation भी नहीं मिलता है इसमें. While the model offers convenience and flexibility, the editorial concludes that it is no panacea and demands thoughtful, inclusive policies to ensure it doesn't worsen the inequalities or worker exploitation in the long run. अब ये जो हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूँ. यहाँ पर जो बोला वर्ड टर्म यूज़ किया जा रहा है, hybrid model is about that on some days you are meant to visit office physically and the other, or you may say as the rest of the days you would be working from home. ठीक है, तो it is a combination of work from home plus work from office. और ये जो है ये शिफ्ट्स में चलता है. सो इंडिया में जो चैलेंजेस बताए गए हैं सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस और उसके साथ साथ जेंडर इनइक्वालिटीज़ भी देखी जा रही हैं उससे रिलेट करके. ट्रेडिशनल रोल्स में वुमेन को ज़्यादा पुश कर रहे हैं. सो नेक्स्ट इज agony of exit. Dhanka's resignation as vice president is a setback for parliamentary democracy. So basically ये जो article है this discusses about the abrupt decision by Jagdeep Dhankar to resign as vice president of India, and it raises several questions about the relationship between executive and parliament, and also has focused on the dynamics within the ruling BJP party. So यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि हेल्थ कंसर्न्स की वजह से उन्होंने मिस्टर डांकर ने जो है रेजिग्नेशन दिया था. हाउएवर हिज डिसीजन एंड स्टेटमेंट्स ऑन मंडे साइटिंग पार्लियामेंट्री रूल्स वर इन conflict with the script that government had prepared for removal of a Delhi High Court judge on charges for alleged corruption. His relationship with the executive has been souring a while, but his position on judicial accountability and relative roles of the Lok Sabha and Rajya Sabha in seeking it turned out to be an affection point as it appears. सो यहाँ पर देखिए इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट के जो रोल्स हैं वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग रोल्स जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं, रिलेशनशिप डिस्कस हो रही. तो इस पर आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा कंसेप्चुअल बेसिस पे, that how is executive related to the parliament, it's specifically Lok Sabha, what accountability executive holds. Okay, so इस टाइप के क्वेश्चंस आप इस टाइप के कंसेप्चुअल नोट्स आप बना लीजिएगा, आंसर राइटिंग कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से. नेक्स्ट आर्टिकल है यूनिवर्सिटीज़ एवरीवेयर आर इन क्राइसिस. अब ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली इट इज़ अ रिपीट आर्टिकल और इसे डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट किया जा रहा है.
मैंने ऑलरेडी ये 2 वीडियोज़ में अपने इसके ऊपर डिस्कस कर चुका है। यहाँ पर जो कंटेक्स्ट आ जाता है फ्रीडम फ्री स्पीच का आ जाता है, ठीक है, फ्री स्पीच का कंटेक्स्ट आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करता है, ठीक है। और उसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में क्या रोल है ये भी मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो वॉइसेस हैं ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स, कैसे उसे दबाया जा रहा है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है जनरेशन पे, ओपिनियन जो डिफरेंट ओपिनियन माइंड्स हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है और फ्री स्पीच पे क्या असर पड़ रहा है। तो रिसेंट ये जो इंसिडेंट्स है वो यूएस में तो हुआ ही है, इंडिया में भी कई इंसिडेंसेस देखे गए, तो आप इसको थोड़ा सा इंडिया से रिलेट करके आप देख लीजिएगा, थोड़ा इस पे नोट्स बना लीजिएगा, तो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में ये हेल्पफुल रहेगा। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिडीमिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर प्रॉमिस। अब मैं आपको इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बता दूं तो इंडिया का जो यूनियन बजट है दैट इज़ फ्रॉम 2025 to 26 अनाउंस्ड अ शिफ्ट इन न्यूक्लियर पॉलिसी, टारगेट ऑफ 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047, ये कमिटमेंट है इंडिया की। करेंटली 8.1 गीगावाट है। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज सीन एज क्रिटिकल फॉर विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 एंड नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। इंडियाज़ न्यूक्लियर जर्नी के बारे में यहाँ पर बात की गई है इस आर्टिकल में जो मैंने आपको पहले दिखाया है। उसमें सबसे पहले बोला था कि 1945 में अंडर डॉक्टर होमी भाभा ये जर्नी शुरू हुई थी। दीज आर द की माइलस्टोन्स विच आर बी मेंशन। 1962 में तारापुर प्लांट सेटअप किया गया था विथ यूएस कोऑपरेशन। 1969 में कनाडा के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसमें राजस्थान का प्लांट सेट हुआ था। देन 1947 में पोखरण टेस्ट हुआ था। इंडिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड, जिसकी वजह से इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया गया था फ्रॉम ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड। सो 1980 से 2000 के बीच की बात अगर हम करें तो ये बेसिकली की माइलस्टोन्स हैं। देयर वॉज इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ 220 मेगावाट PHWRs, एग्जाम्पल नारोरा, काकरापर एक्सेट्रा। 2005 के बाद इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ था जिसने इनेबल किया ग्लोबल कोलैबोरेशंस को। अब पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी शिफ्ट की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नाउ की टू एनर्जी सिक्योरिटी, बेस लोड क्लीन एनर्जी, रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। Rupees 20,000 crore was allocated for small modular reactors and new PHWRs. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के बारे में। तो देयर वर अमेंडमेंट्स इन Atomic Energy Act 1962, Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010, clarify roles of private sector and foreign investors, ये एम था इन अमेंडमेंट्स का। उसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड सेफ्टी सेल मैकेनिज्म एंड लाइबिलिटी क्लॉजेस वर नीडेड टू हैव अ क्लैरिटी। चैलेंजेस क्या हैं? फाइनेंसिंग लार्ज स्केल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स इज़ अ चैलेंज। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक इशू भी है ड्यू टू लाइबिलिटी एंड कंट्रोल इशूज़। नीड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन SMR, फ्यूल एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या रोल है यहाँ पर? अगर कभी न्यूक्लियर लीक होता है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन एक प्रॉब्लम होती है जिसमें फिजन और फ्यूजन का प्रोसेस रुकता ही नहीं है। तो उस केस में अगर आपके पास प्रॉपर रिसर्च नहीं होगी टू कंट्रोल सच रिएक्टिव प्रोसेस, तो आप क्या करोगे? इसीलिए रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में। अब वे फॉरवर्ड यहाँ पर बोला गया है दैट इज़ टू स्टैंडर्डाइज 220 मेगावाट PHWR design, accelerate joint ventures and foreign collaborations. This is very important because this would initiate and bring in the new technologies also. तीसरा आपका है incentivize public private participation with legal clarity. और लीगल क्लैरिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है रेगुलेटरी मेजर्स भी थोड़े से फ्लेक्सिबल कर देने चाहिए। प्रमोट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर SMRs एंड ग्रिड स्केल प्लांट्स। If we talk about probable questions in UPSC,
तो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गवर्न सिविल लाइबिलिटी इन न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, ये आ सकता है। सॉरी, ये तो नहीं आएगा डायरेक्टली, बट ये जो सिविल लाइबिलिटी है इससे रिलेट करके इनडायरेक्टली आ सकता है। प्रीलिम्स की बात हो रही है यहाँ पर, मेंस में तो दूसरे तरीके से आएगा ही। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं, इस पर आप कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा, उन्हीं टॉपिक में से आ सकता है। मेंस में ऐसे आ सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी स्ट्रैटेजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ अचीविंग नेट ज़ीरो बाय 2070। दूसरा है आपका, डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर सेक्टर। नेक्स्ट आपका है, इन ओवर 90% ऑफ सीवर डेथ्स वर्कर्स हैड नो सेफ्टी गियर्स। अब दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्यों कंसर्न मैटर है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द वल्नरेबल सेक्शंस। So, a recent social audit commissioned by Union government revealed that 90% of the sewer deaths in 2022 to 23 occurred without workers being provided any safety gear or personal protective equipment, that is PPE kit. Out of 54 sewer deaths across 17 districts, 49 victims had no safety equipments. In only 5 cases were minimal gear like gloves और गम बूट्स, सिर्फ इतना ही इक्विपमेंट दिया गया था। उसके अलावा कंसेंट वॉज नॉट टेकन फ्रॉम द वर्कर्स इन 27 केसेस एंड इन अदर्स दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिस्क। द ऑडिट एक्सपोज्ड सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस। So the audit exposed systematic negligence, poor institutional readiness and inadequate training. Only 2 instances had complete preparedness. The report was tabled in the Parliament by the Social Justice Ministry. So this is important with respect to social justice also. Raising concerns over the implementation of prohibition of Manual Scavenging Act. Although the Namaste India scheme has covered around 84,000 workers, serious gaps remains in safety and awareness measures still. The findings stress the urgent need for stronger enforcement, training and mechanization to end hazardous manual cleaning. अब अगर हम यूपीएससी के बेसिस पे प्रॉबेबल क्वेश्चंस की बात करें तो आपका सबसे पहला आ जाता है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एलिमिनेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया, डिस्कस विद रेफरेंस टू रीसेंट गवर्नमेंट ऑडिट्स। How does India lack safety gear and informed consent violations of the right of the sanitation workers? Sorry, I read the question wrong. The question is, how does lack of safety gear and informed consent violate the rights of sanitation workers in India? तीसरा ऐसे आ सकता है, suggest measures to ensure safe and dignified working conditions for sewer and septic tanks. नेक्स्ट आपका है, इंडिया यूएस ट्रेड डील, डेडलॉक कंटिन्यूज ओवर एग्रीकल्चर। सो इंडिया यूएस ट्रेड डील नेगोशिएट्स facing a deadlock primarily over agriculture and automotive components. India is resisting opening its agricultural sector to protect domestic farmers, while the US insists on market access. Officials anticipate a possible last-minute surprise deal from President Trump, similar to past agreements with Indonesia and Vietnam. Concerns remain that excluding agriculture in an Indian deal could set an unwanted precedent from US negotiations with EU and Japan. India's focus has shifted to finalizing a broader bilateral trade agreement by September or October. Key hurdles also include India's dairy protection and US reluctance on auto duties. ये मैंने आपको समराइज़ करके बताया। ये टॉपिक जो है, इस पे जो प्रॉब्लम्स चल रही है मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। जो इश्यूज़ हैं, क्यों एग्रीकल्चर में इंडिया एक्सेस नहीं देना चाह रहा है, क्यों डेयरी प्रोडक्ट्स में नहीं देना चाह रहा है, उसका रीज़न है। आप पास्ट की वीडियोस जाके देखोगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, बीटल फंजाई कॉम्बो थ्रेटन्स प्लांटेशंस इन रबर कैपिटल केरला। अब यहाँ पर मैं आपको उसका बेसिक कंटेक्स्ट बता दूँ। सबसे पहले तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। की इश्यूज़ इसमें क्या हाईलाइट किए गए हैं,
दैट रबर प्लांटेशंस जो केरला में हैं दे फेस अ सिवियर थ्रेट फ्रॉम symbiotic combination of ambrosia beetles and fungi. So these are a parasite. The beetle bore into the trees and introduced pathogenic fungi, leading to tree decay, trunk drying, and even plant death. There is an impact on rubber industry due to that. Kerala, India's rubber capital, is particularly affected. So infections, they reduce the latex. Latex is the main component in rubber making. So latex production reduce हो जाता है, उसकी वजह से trees जो हैं वो मर जाती हैं. So this kills the trees, damaging the economy and farmers' livelihood. Fungi like Rafflesia and Fusarium SPP are carried by beetles in special body chambers named as mycangia. So the fungi invade the vascular tissue, leading to systematic infection, causing severe psychological stress in their trees. अदर क्रॉप्स उसके अलावा और कौन से रिस्क पे हैं जो कि फंजाई बीटल कॉम्बिनेशन से इफेक्ट होते हैं? सबसे पहला तो आपका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा मैंगो पे, देन गुआवा पे होगा, जैक फ्रूट पे होगा यानी कटहल पे होगा, कैश्यूज़ पे होगा, कोकोनट पे होगा एंड कोको पे होगा. कोकोनट एंड कोको दैट इज़ यूज इन चॉकलेट प्रोडक्शन. सो रिस्क एक्सटेंड्स टू फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर. करंट मेजर्स और कंसर्न्स क्या हैं जो कि इसमें हाईलाइट किए गए हैं? सबसे पहला, देयर शुड बी फाइटोसैनिटरी मेथड्स दैट हैव फेल्ड इन द मोस्ट केसेस. India lacks effective strategy for managing such bio-invasions. Experts call for geo-specific strategies and better pest monitoring systems. अब इसका मैं probable questions आपको बता दूं कैसे आ सकते हैं. तो सबसे पहला तो ऐसे ही आ जाएगा, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़ ऑन इंडियाज़ प्लांटेशन इकोनॉमी. ओके, ये जनरलाइज्ड फॉर्म में आपका मेंस में आ जाएगा, बट यहाँ पर जो ये फंजाई मेंशन्ड हैं, लाइक मैं आपको बता दूं, ये जो फंजल स्पीशीज़ हैं, एम्ब्रोसिया, सोलानी, ये जो है ये नाम पूछ सकते हैं आपसे प्रीलिम्स में, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं. इंसेक्ट होस्ट कहाँ रहता है? मैकेंजिया में रहता है, जो कि चेम्बर है इनका. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एम्ब्रोसिया बीटल्स हैं, ये जो स्पीशीज़ हैं आपके इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस. उसके अलावा यहाँ पर एक और प्लांट पैथोजन की बात हो रही है, दैट इज़ फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम. दिस इज़ अ प्लांट पैथोजन, नॉट अ फंजाई. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पैथोजन एंड फंजाई. आई एम रिपीटिंग इट. उसके अलावा ये एक नाम. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.